वेरी गुड इवनिंग सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले बीते हुए हफ्ते जो है वो कुछ ऐसी खबर देके गए हैं जिससे कि लोगों में थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि लोग एक्टिव हुए हैं रिगार्डिंग यूपी पीसीएसजे एंड यूपी एपीओ। उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि जो यूपी पीसीएसजे है उसमें कोई भी अब कोई ऐसी रुकावट दिख नहीं रही है जिसकी वजह से नोटिफिकेशन आने में देर हो। यूपी फीस एपीओ में बताया गया कुछ विसंगतियां चल रही हैं रिगार्डिंग रिजर्वेशन, वो क्लियर होते ही उसका भी सब कुछ नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। और बोला गया है कि लगातार आप लोग वेबसाइट चेक करते रहें रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मेरा अब भी जो अपना एक पर्सनल एनालिसिस है रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आने का कि कब तक आने की संभावना है, तो मैं आज भी अपनी बात पर अडिग हूं। देखिए, यूपी एपीओ का नोटिफिकेशन मार्च से पहले नहीं आना है, ठीक है। जहां तक ये मेरी एनालिसिस है, ये ब्रह्म लकीर नहीं है, केवल एक जिसे कहते हैं कि अ, मैंने कुछ जो पॉइंट्स हैं उसको सोचा है और उसके बेस पे ही मैं ये कह पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि फैब तक बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन बिजी है, ठीक है, महाकुंभ में, ठीक है। तो और भी सारे काम होते हैं गवर्नमेंट को, केवल ये नहीं कि महाकुंभ है, हर महाकुंभ से जुड़े ही बहुत सारे मैटर्स होते हैं, इंटरनल मैटर्स, जिस पर कि जिसे कहते हैं कि माननीय आदित्यनाथ योगी जी जो हमारे सीएम हैं उनको और कैबिनेट को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। तो इन सब के चलते जब ये बिल्कुल फ्री होंगे, मेरी बात को समझिए, जब ये इधर से माइंड इनका हटेगा, जब हमारा जो महाकुंभ है ये सफलतापूर्वक जब खत्म होगा, 26 फरवरी को जब ये खत्म होगा, उसके बाद गवर्नमेंट फ्री एकदम आराम की सांस लेगी और फिर ये आएंगे अपने दूसरे पाथ पे। मतलब फिर इनका ध्यान बटेगा कि हाँ, अब बताओ कि आगे का काम क्या क्या बचा है पेंडिंग, जो इतने महीनों से चला आ रहा है। तब ये जाके आपका डिसीजन होगा और आप देख लीजिएगा मार्च में आपको यूपी एपीओ की नोटिफिकेशन मिलेगी सामने, और जून तक आपको यूपी पीसीएसजे की भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो मार्च और जून बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ है जिसमें कि आपकी बहुत बड़ी जो आप मेहनत कर रहे हो अभी, करंट या प्रीवियस आप मेहनत करते चले आ रहे हो, उसमें आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी और आप फिर अपने जो सपना सबने ही देखा हुआ है कि हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बने या असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बने, वो पूरा हो सकता है। फॉर्म आएगा, फॉर्म भरोगे, तैयारी कर ही रहे हो, एग्जाम दोगे और ईश्वर चाहेंगे तो सफल हो जाओगे तो आपको ये पद मिलेगा, ठीक है। तो अपनी तैयारियों को आप लोग बिल्कुल भी सस्पेंड मत करिएगा कि अभी तो केवल ये संभावना मात्र दिख रही है। यही संभावना आगे चल के एक ऐसा रूप लेगी कि जिनकी तैयारी होगी वो तो खुश होंगे, लेकिन जो अभी रेस्ट मोड में है उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि देखिए, कोई भी हथेली पर सरसों नहीं उगती, किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं होता, कोई भी संस्थान आपको घोल के नहीं पिला सकता। एनरोलमेंट कराने को करा सकता है, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं, मैं किसी एक पर नहीं बोल रहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं एक कॉमन बात कर रहा हूं कि देखिए, जब तक आप अपना एफर्ट नहीं दोगे, आप अपने पन्ने पेजेस नहीं पलटोगे बेयर एक्ट्स के, जब तक आप खुद कमांड नहीं लाना चाहोगे, खुद के नोट्स नहीं बनाना चाहोगे, खुद के नोट्स बनाने से तात्पर्य यह है कि नोट्स केवल किताब से पेजेस पे लिख देना, तो ये कोई नोट्स नहीं है पहली चीज, क्योंकि ये आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। कॉपी पेस्ट करके क्या मिलेगा, इससे अच्छा तो आप बेयर एक्ट ही पढ़ लो, ठीक है। सबसे अच्छा क्या है कि आप जब नोट्स बनाओ ना, तो नोट्स में बहुत ही शॉर्ट एक एक वर्ड ऐसे लिखो, मतलब वहां से जो आप वर्ड उठा रहे हो ना, वो वर्ड जब आप अपने नोट्स में डालो और जब आप अपने नोट्स को पढ़ने लगो, तो आपका वो वर्ड्स पढ़ते ही वो सेक्शन क्लियर हो जाए, उसका जिस्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। सॉरी, ये ज़रूरी नहीं होता कि हम पूरा पूरा सेंटेंस लिख के ही चीज़ों को करें, आपको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, आप केवल उन शब्दों को ही डाल दीजिए जिससे कि एक ऐसा मीनिंग निकलती है जिससे कि वो सेक्शन का ना जो एक पिक्चर है वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए और अपने छोटे छोटे नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, अगर नहीं बनाए हैं, क्योंकि अब भी समय है, बना लो, अब भी समय है, बना लो, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। क्योंकि
जब प्री का नोटिफिकेशन आ जाता है ना, तो फिर हड़बड़ी सी मच जाती है कि अब क्या करें, एमसीक्यू लगाएं कि बेरेक्ट पढ़ें कि नोट्स बनाएं। तो नोट्स बनाने का ना एक टाइम होता है। नोट्स आपके लगभग समझ लो कि नोटिफिकेशन के आने से 1.5 से 2 महीने पहले बन जाने चाहिए और आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए अपने नोट्स का। तब तो आपका एक अच्छा रहता है। तो अभी आपका जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च लास्ट तक मान के चलो, तो अभी ऐसा है 2 महीने बचे हैं एग्जाम में, ठीक है। आप बना लो, 2 महीने बचे हैं नोटिफिकेशन के, फिर नोटिफिकेशन के 2 महीने बाद एग्जाम। तो आपके नोट्स अगर बन जाते हैं तो आप 2-2.5 महीने लग के उस नोट्स को रिवीजन कर सकते हो और एक स्ट्रांग कंडीशन में आ सकते हो उनके मुकाबले जो कि नोट्स नहीं बना पाए हैं, जो केवल एक जिससे कहते हैं कि केवल किताब पढ़ रहे हैं, केवल बेरेक्ट्स के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। क्योंकि पढ़ना देखिए, ऐसा नहीं है कि जो ऐसा नोट्स नहीं बना रहे उनका पेपर निकलेगा ही नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन नोट्स बनाने से होता क्या है कि आपका समय कम हो जाता है। जो चीज़ में आपको 5 मिनट लगेगा वो आप 1 मिनट में कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि नोट्स जरूर बनाएं और बहुत बड़े बड़े जो पेजेस हैं उसको मात्र आप 6-7-8 पॉइंट में खत्म कर दो, ठीक है। इतना पॉइंट लिखना कि आपका टॉपिक भी पूरा हो जाए। ऐसा ना हो कि नोट्स बनाने, नोट्स को छोटा हम करने के चक्कर में जो रिलेवेंट एरिया है टॉपिक का उसको ही भूल जाएं, उसको ही छोड़ दें। ऐसा नहीं, आपका कॉन्सेप्ट पूरा उसमें आ जाना चाहिए, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हर सब्जेक्ट के साथ निभाइएगा, चाहे वो संविधान हो, एक्साइज हो, रजिस्ट्रेशन हो, बीएनएस हो, बीएनएसएस हो या बीएसए हो, सबके साथ आपको ये करना ही करना है। क्योंकि देखिए, आप रट लीजिए कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, अरेस्ट कैसे की जाएगी, बेल कब दी जाएगी, अपील कैसे होगी, आप रट लो। रटने से कानून कभी नहीं आता, जो मेरा मानना है। रटने से कानून कभी नहीं आता। कानून आता है जब आप उसको समझ लोगे। अगर आप सीआरपीसी पढ़ रहे हो तो आपको एक माइंड में आपके एक पिक्चर चलनी चाहिए, पिक्चर की तरह चलना चाहिए, हर चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो अरेस्ट विदाउट वारंट होगा। क्या इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर जरूरी है मजिस्ट्रेट का, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का? नहीं जरूरी है। अरेस्ट करेंगे तो अरेस्ट कैसे करेंगे, अरेस्ट हाउ मेड? अरेस्ट होने के बाद हमारा मेडिकल करवाया जाएगा, सर्च और सीज्योर होगा। सर्च करेंगे कि कोई क्या ऐसा कोई असलहा या कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल हमारे पास है, उसको सीज करेंगे, सर्च करेंगे। हमारा उसके बाद मेडिकल करवाने ले जाएंगे। मेडिकल करवाने के बाद हमें पुलिस चाहेगी कि पुलिस को रिमांड मिल जाए, तो पुलिस रिमांड के लिए 24 घंटे के अंदर अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जरूरी नहीं जिसके पास पेश करा जा रहा है उसकी जुरिस्डिक्शन हो, उस ऑफेंस को ट्रायल कर, मतलब उस एरिया का जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सॉरी, वीडियो रुक गया था किसी कारण से। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करा जा रहा है जरूरी नहीं कि वो उसी जुरिस्डिक्शन का जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एरिया है एक्स, वहां पे ऑफेंस हुआ है, ठीक है। तो उसी एक्स एरिया की जो कोर्ट होगी वहीं पे ट्रायल चलना चाहिए, चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हम प्रोड्यूस कहां करा दे रहे हैं? उस एरिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करा दे रहे हैं जिसका जो एक्स एरिया का जुरिस्डिक्शन नहीं रखता। सपोज करो हमने वाई एरिया के जुरिस्डिक्शन के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करा दिया, तो भी कोई नहीं, इतना तो हमें प्रोवाइड किया गया है कानून में। अब अरेस्ट करने के बजाय प्रोवाइड, जब हम जिसे कहते हैं कि मजिस्ट्रेट के समक्ष आ चुके हैं, तो उसके बाद क्या है कि अब यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। या तो हमें बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा या रिमांड पुलिस को दे दी जाएगी। अगर पुलिस को रिमांड दे दी गई है तो रिमांड 2 टाइप की होती है, एक होती है जुडिशियल रिमांड और एक होती है पुलिस रिमांड। जुडिशियल रिमांड में क्या होता है कि व्यक्ति को डायरेक्ट जेल भेजा जाता है। जेल मतलब जैसे हमारे यहाँ प्रयागराज की बात करें तो आपकी नैनी सेंट्रल जेल है, उसको जेल भेज दिया जाएगा। जब व्यक्ति को जेल भेज दिया जाएगा तो जेल भेजने के बाद जब वो जेल में चला गया है उसके बाद पुलिस का अब अधिकार खत्म है कि वो किसी प्रकार का भी सवाल जवाब उससे कर सके, नहीं कर सकती। तो जुडिशियल रिमांड ये होती है। पुलिस रिमांड क्या होती है कि जब पुलिस को सौंप दिया जाए, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको सौंप दिया जाए अभियुक्त को, और फिर वो उससे पूछताछ कर सकता है। जगह जगह पर, स्पॉट पर जहां जहां अपराध घटित हुआ लगा है वहां पर उसको ले जा सकता है, क्राइम सीन क्रिएट कर सकता है, अभियुक्त के साथ सब कुछ कर सकता है। तो ये आपका होता है पुलिस रिमांड, ठीक है। अगर बेल दे दी गई है तो वो बेल पे या बेल बॉन्ड पे रिलीज हो जाएगा और फिर उसको जब चार्जशीट जमा होगी कोर्ट में तो उसको सम्मन जाएगा कि आइए चार्जशीट आ गई है और आप आइए, चार्जेस फ्रेम होने वाले हैं और चार्जेस फ्रेम होने के समय आपका हमारे समक्ष होना जरूरी है, ठीक है।
फिर उस समय वो व्यक्ति आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो बेलेबल वारंट या नॉन बेलेबल वारंट, धीरे धीरे करके ये प्रोसीजर आगे बढ़ता है। ठीक है, फिर अगर वो नॉन बेलेबल वारंट पे भी नहीं आता है तो प्रोक्लेमेशन मतलब उद्घोषणा होती है। उद्घोषणा मतलब 82-83, अगर आप पुराने सीआरपीसी में बात कर ले, 82 की कार्रवाई, फिर 83 में अटैचमेंट होता है, उसकी संपत्ति जब्त करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद अगर नहीं आता तो बेच देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की कार्रवाई होती है। तो अब सपोज करिए कि वो व्यक्ति आ गया है, ठीक है, सम्मन कर दिया गया, वो व्यक्ति अपीयर है, तो अब चार्जशीट जमा है। ठीक है, पुलिस की चार्जशीट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट मानते हैं लेकिन अंधी तरीके से नहीं मानते। ठीक है, देखिए जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है तो दो रिपोर्ट निकलती है, पुलिस रिपोर्ट, आपकी पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, जो कि सेक्शन 176(3) में, ठीक है, सेक्शन 173 में जो रिपोर्ट फॉरवर्ड होती थी वो होती थी पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, तो जब भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी दो चीज सामने निकल के आती है, एक होती है आपकी चार्जशीट और दूसरी होती है आपकी फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट मतलब तब फाइल की जाती है जब इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पुलिस को कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगे और ऐसी कंडीशन बन रही है कि अभियुक्त ने अपराध किया हुआ नहीं दिख रहा है, तो उसे कहते हैं फाइनल रिपोर्ट। और जब ऐसा लगता है कि अपराध किया हुआ दिख रहा है तो उसे कहते हैं चार्जशीट, उसमें हम चार्जशीट फाइल करते हैं। तो मान लीजिए चार्जशीट फाइल हो गई तो उस केस में फिर सम्मन जाता है, ठीक है, अभियुक्त आता है, फिर वहां पे चार्ज फ्रेमिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। चार्ज फ्रेमिंग की प्रक्रिया में, चार्ज फ्रेमिंग की प्रक्रिया से पहले एक एप्लीकेशन मूव होती है अभियुक्त की तरफ से, उसे कहते हैं डिस्चार्ज एप्लीकेशन। डिस्चार्ज एप्लीकेशन में क्या होता है कि अभियुक्त ये रिक्वेस्ट करता है कोर्ट से कि सर ये जो चार्जेस मेरे ऊपर लगाए गए हैं, ये जो चार्जशीट में लग के आ रहे हैं, इसमें किसी भी तरीके का अपराध मेरे द्वारा नहीं किया गया है, कृपया मुझे इन सभी चार्जेस से मुक्त कर दिया जाए, मुझे डिस्चार्ज कर दिया जाए। जब कोर्ट को लगता है ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एविडेंस डॉक्यूमेंट्स तो वो उसको डिस्चार्ज कर देती है। जब डिस्चार्ज अगर नहीं करती तब जाके चार्ज फ्रेमिंग होती है और चार्ज फ्रेमिंग के बाद अभियुक्त का ट्रायल शुरू होता है और ट्रायल में एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोजन अपना पक्ष और उसके बाद अभियुक्त अपना पक्ष, सबसे पहले मौका मिलता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। ठीक है, मतलब जो सरकारी गवाह पहले आते हैं तो जो अभियुक्त का वकील है वो उन सरकारी गवाहों से पूछताछ करता है, सवाल जवाब करता है। इसको कहते हैं क्या, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। इसमें क्या होता है कि इसे कहते हैं जिरह, जिरह इसे ही कहते हैं। एक प्राइवेट वकील जो पुलिस के गवाह हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, एसआई हो, आईओ हो, उनसे सवाल जवाब करता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिरह, जैसे आप सुनते हैं जिरह, क्रॉस एग्जामिनेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। और जब यही काम प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, चाहे आप एपीओ कह लो चाहे पीओ कह लो, जब वो अभियुक्त के गवाहों से, अभियुक्त से जब वो ऐसा क्रॉस एग्जामिन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे भी क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। तो ये सब चीजें होती है और जब ये क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा हो जाता है तो मैटर पहुंचता है आर्ग्यूमेंट पे, बहस पे, और फिर आर्ग्यूमेंट के बाद आता है जजमेंट, उसमें आप चाहे कन्विक्शन हो चाहे एक्विटल हो। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को आपको मालूम होना चाहिए, याद करके आप इसे नहीं तैयार कर सकते, इसको आपको गहराई से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी तैयारी करिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए ना, तो एक चीज माइंड में लेके पढ़िए कि कल को अगर इससे जुड़ा हुआ सवाल मेरे सामने आ जाए या कोई मुझसे पूछ ले तो मेरी क्षमता उस समय इतनी होनी चाहिए कि मैं उसके सवालों का जवाब दे सकूं, मैं रट्टू तोता ना बन जाऊं। ठीक है, कि ए में वो है, बी में से है, सी में ये है, डी में वो है, उसका फर्क पड़ता है क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पूछते हैं इंडेक्स वाइज। करना तो आपको वो भी है, इंडेक्स में आपको सारे सेक्शंस पर नजर देनी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से याद रखने हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा, आपको ना एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये प्रोसीजर चलेगा कैसे, रजिस्ट्री कौन कौन कर सकता है, क्या डिस्ट्रिक्ट जज भी रजिस्ट्री कर सकते हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट जज भी रजिस्ट्रार हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो कंडीशन क्या है। तो कंडीशन क्या होती है कि जब डिस्ट्रिक्ट में कोई भी रजिस्ट्रार मौजूद ना हो, कोई अन्य व्यक्ति भी ना हो जिसको एज अ रजिस्ट्रार बना दिया जाए, तो उस केस में हम डिस्ट्रिक्ट जज को भी एज अ रजिस्ट्रार अपॉइंट हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज भी, और वो रजिस्ट्री वाले काम भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक रजिस्ट्रेशन एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को, बारीकियों को समझिए, स्टोरी बनाइए। ठीक है, अपने को इतना पुख्ता करिए कि कल को इंटरव्यू फेस करना हो तो आप आराम से कर सकें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप पूरी पिक्चर उनके सामने बना सको। ठीक है, बात को समझिए, लॉ है, लॉ में इतना अच्छे से अपने आप को खिलाड़ी बनाइए कि कल को ईश्वर करे आपका सिलेक्शन हो जाए, अगर नहीं हो पाता तो आप लॉ के इतने अच्छे महारथी हो कि आप चीजों को आराम से समझ लें, केस को
कोई भी केस आपके सामने आ रहा है क्लाइंट, तो आप आराम से समझ के प्रोसीजर समझ लो कि हाँ इसमें ये होना है और ये हो सकता है, ठीक है, तब तो आप एक अच्छे अधिवक्ता कहलाओगे। तो और दूसरी चीज अब मैं आ जाता हूँ, छत्तीसगढ़ ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी बहुत अच्छा जजमेंट पास किया है कि अब जो भी व्यक्ति, जो भी अधिवक्ता, जो भी बच्चा लॉ ग्रेजुएट है उतना ही सफिशिएंट है, जरूरी नहीं कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा हो। तो जो भी लॉ ग्रेजुएट है अब वो छत्तीसगढ़ जुडिशरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं मेहनत करके। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग छत्तीसगढ़ जुडिशरी जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत अच्छा है और सारे रिलेवेंट सब्जेक्ट्स लॉ के पूछे गए हैं और जीएस भी पूछा गया है। 5 नंबर से ज़्यादा का जीएस नहीं आएगा, मैं अभी बता दूं आप लोगों को, लेकिन 5 नंबर की ही फाइट होनी है छत्तीसगढ़ में, उन 5 नंबरों की बड़ी तगड़ी फाइट होगी, ठीक है। तो इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा और जीएस अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है, पढ़ना अपने हिसाब से। कोई भी जो किताब आपको अच्छी लगती हो वो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक जीएस की। छत्तीसगढ़ जीएस अगर छत्तीसगढ़ जुडिशरी देनी है, ठीक है, जरूर अच्छी है, सबको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए। अब तो बढ़ गया है, आई थिंक 24 फरवरी तक हो गया है, 24 से 26 फरवरी देख लेना, हो गया एक्सटेंड। फॉर्म भरो और पेपर जरूर दो, क्योंकि अभी जो ये पेपर करवा रहा है छत्तीसगढ़, इसमें आपकी तैयारी यूपीजे की भी हो जाएगी और एपीओ तो साथ में कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक डर रहेगा कि मुझे पेपर देना है, मुझे पेपर क्वालिफाई करना है, ठीक है, और एक माहौल बनेगा और आपकी तैयारी बढ़िया होगी और सारे मेजर सब्जेक्ट आपके पूरे हो जाएंगे, जैसे बीएनएस, बीएसए, बीएनएसएस, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, स्पेसिफिक रिलीफ, कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये नहीं है जुडिशरी में? सारे के सारे जुडिशरी में है। तो क्या दिक्कत है? कर दो खत्म इसे अभी से ही, ये मान के कर दो कि हमारा यूपीजे का पेपर है और उसी मेहनत से नोट्स छोटे छोटे बनाते हुए कर डालो सारा खत्म और पेपर निकाल लो छत्तीसगढ़ का पेपर प्री का निकालो, फिर मेंस में आंसर राइटिंग ट्रांसलेशन है वो निकालो मेंस में, और उसके बाद इंटरव्यू क्रैक करके वहां डायरेक्ट आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। इतना बढ़िया चांस है, ठीक है। तो इन सब चीजों को गौर करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है, कंटिन्यू धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, जो भी लोग हैं स्टूडेंट हैं टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेके कभी कोई पेपर नहीं निकलता है। कूल माइंड रह के पेपर देंगे, सारे पेपर निकलेंगे। ज़्यादा टेंशन लेके, लोड लेके पेपर नहीं निकलता, बल्कि स्थिति और ख़राब हो जाती है। तो पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिए, टाइम लगता है, टाइम दीजिए, लेकिन बना लीजिए और उसके बाद आपका सब कुछ निकल जाएगा। कोशिश हमारी तरफ से भी हो रही है कि हम वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करें और इस पर मंथन चल रहा है, थोड़ा सा हर चीज़ सोच समझ के ही करनी चाहिए। मंथन चल रहा है कि हम बहुत ही एक अच्छी वीडियो क्लास लेकर आए, जिसमें कि हम जो हमारे द्वारा बताया जा रहा है कि नोट्स कैसे बनाएं, क्या बनाएं, वो हम आपको पढ़ा दें, वो आपको वीडियो पे हम पढ़ा दें कि इस तरीके से आप लोग करिए, ठीक है। जाहिर सी बात है फ्री नहीं होगी, पेड होगी। तो बहुत जल्दी हम विद इन वीक डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि टाइम है अभी हमारे पास भी और आपके पास भी। तो जैसा ही कुछ होता है हम आपको जरूर इसके लिए कंफर्म करेंगे, ठीक है। तभी तक के लिए सभी को मेरा बहुत बहुत सबको ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, फिर मिलेंगे किसी और दिन जल्दी ही कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।